रियो एक अजीब सा, बेकार सा और भद्दा दिखने वाला लड़का था जो अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करके गॉड डिवाइन प्रोटेक्शन पावर को अवेट कर लेता है और अपनी सीक्रेट साउल को एक ब्लेजिंग ऑरा में रेनकार्डिनेट करके डेमोन लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं गार्जियन लीजेंड को, जो कि अकेला ही काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा था और वो पूरी की पूरी डेमोन लॉर्ड आर्मी को 1000 साल पहले पास्ट में भेज दे रहा था अपनी पावर का इस्तेमाल करके जब वो सारी डेमोन लॉर्ड आर्मी को खत्म ही करने वाला था कि तभी डेमोन लॉर्ड आर्मी का जो मंकी किंग होता है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे स्वान का जो पूरा शरीर होता है वो 72 पीसेस में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। लेकिन ये तबाही इंसानों की दुनिया में जारी रहती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का बड़ा भाई जो कि अपने घर को देखकर समझ जाता है कि उसका घर गिरने वाला है और इसीलिए उसके घर में जो उसका छोटा भाई होता है, जो कि असल में हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा रो रहा होता है, उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ और उसको आकर वहां से बाहर भाग जाता है और उसका पूरा घर ही गिर जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। और इसी सेम टाइम पर हम लोग उसके फादर को देखते हैं एक दूसरी जगह पर, जो कि किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और कुछ पिलर कोलैप्स होकर गिरने वाले ही होते हैं, लेकिन उसके फादर बच जाते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं होता है और वो मॉन्स्टर अपने चैन की मदद से आसपास जितने भी पिलर्स होते हैं उन सभी को इसके ऊपर गिराकर इसको मार देना चाहता है, लेकिन ये भी कमजोर नहीं है और उसके सारे पिलर्स के अटैक से बच जाता है। तभी हम लोग जैन को देखते हैं जो कि इस जगह पर पहुंच जाता है अपनी स्वॉर्ड लेकर अपने फादर की मदद करने के लिए, लेकिन वो तभी मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक करता है उनको मारने के लिए और जैसे ही उनको खत्म करने वाला ही होता है कि तभी उसके फादर उसको आकर वहां पर बचा लेते हैं और उन दोनों को जो सबसे ऊंचा पिलर होता है उसके ऊपर पहुंचा देते हैं ताकि वो लोगों की जान बच जाए और फिर से उस मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं होता है, वो उसके सारे अटैक को रोक लेता है और फिर जैन के फादर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उसके हाथ पैर को ब्लॉक कर देते हैं और आसपास जो पिलर होती है उसको कंट्रोल कर उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर देते हैं। वो अपने बच्चों के पास जाते हैं और फिर उन लोगों को एक जगह पर ले जाने लगते हैं। जैन पूछने की कोशिश करता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन उसके फादर को कहते हैं बस मेरे साथ चलो। 3 घंटे के लंबे इंतजार के बाद वो लोग एक केव में पहुंच जाते हैं। जैन के फादर, जिसका नाम ली होता है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर वहाँ पर सीक्रेटली एक चीज को अनलॉक करते हैं। सामने वहाँ पर 2 स्वॉर्ड होती है और वो जैन को बोलते हैं कि इनमें से एक तलवार को तुम उठाओ और जैसे ही जैन उस तलवार को छूता है तो तलवार चमकने लगती है और एक बहुत तगड़ी सी गोल्डन लाइट चमकती है और गॉड ऑफ वार उनको एक पीस देते हैं। जैन के फादर ली उसको बताते हैं कि इससे की गॉड डोरमेंट को रियो के अंदर अवेक किया जा सकता है और यही उसकी डेस्टिनी रहेगी कि एक दिन वो इस दुनिया को बचाए। लेकिन तभी जो केव होता है वो कोलैप करने लगता है और इसीलिए वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग लावा के ऊपर से ब्रिज को पार कर रहे होते हैं कि तभी ली नोटिस करता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है और तभी ली के ऊपर वही मॉन्स्टर जिसको कभी थोड़े समय पहले उसने मार दिया था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद वो उसके पैर को ब्लॉक कर उससे आजाद हो जाता है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को चारों तरफ से ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने के बाद एक बॉक्स में बॉल में पैक कर वो उसको उस लावा में फेंक देता है और जैसे ही धुआं वहां से हटता है जैन अपने फादर को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी एक हाथ उसके फादर के सीने में आता है और ये हाथ एक लड़की का होता है। वो लड़की कहती है कि उसने इस दिन के लिए हजारों साल का इंतजार किया है। ली मरते मरते जैन को बोलता है कि वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करेगा अपने आखिरी सांस तक और टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल कर उन दोनों भाइयों को एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है। ली भी ये देखकर थोड़ा सा खुश होता है और आशा करता है कि उसके दोनों बच्चे इंसानों की दुनिया में सरवाइव कर जाएंगे। अब इस बात को 13 साल बीत चुके थे। आज रियो का 14th बर्थडे था। जैन उसकी डेमोन स्लेयर ग्रेजुएशन रिचुअल को परफॉर्म करता है और अपनी माना को रिलीज करता है रियो के चारों तरफ ताकि रियो अपनी गॉड ऑफ पावर को रिलीज कर सके और जो माना होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और गॉड भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैन अपने भाई को बताता है कि उसके फादर उसके लिए कुछ छोड़ के गए हैं। रियो उस चीज को खोल कर देखता है, लेकिन उसको चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। उसको इस चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति रोता हुआ रियो के पास आता है और उससे बोलता है कि वो उसकी बेटी को कैट डेमोन से बचा ले और इसके बदले में वो उसने जिंदगी भर में जितनी भी सेविंग्स की है वो उन लोगों को दे देगा। लेकिन तभी वहाँ पर जैन भी आता है। जैन को वो व्यक्ति स्कैमर लग रहा होता है और इसीलिए वो उसको मना करके वहाँ से चला जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी बेटी के फ्यूनरल को जरूर अटेंड करेगा। तभी उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है और उसमें से जितने भी उसमें सामान होते हैं नीचे गिर के और वहीं पर बिखर जाते हैं। तभी जैन नोटिस करता है कि असल में उसके फादर को मारते समय डेमोन प्रिंस के हाथ में जो लॉकेट था वो उसको लॉकेट दिखता है। उसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है
और फिर जैन उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि वो उसकी बेटी को जरूर बता के लाएगा, बताओ उसकी बेटी कहाँ पर है। और चले जाते हैं दोनों भाई उसकी बेटी को बचाने के लिए। वो लोग एक विलेज में जाते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली था। वो लोग भी चारों तरफ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि पूरी विलेज में कोई भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं था। तभी जैन पीछे देखता है तो वो नोटिस करता है कि असल में वहाँ पे तो उसका भाई कहीं पर है ही नहीं। वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले तो उसका भाई यहीं पर था। लेकिन तभी पीछे से उसके ऊपर एक कैट गर्ल आकर अटैक कर देती है, लेकिन जैन उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो जैन के ऊपर फिर से काफी सारे अटैक्स करती है और अटैक करने के तुरंत बाद वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। लेकिन जैन भी कमजोर नहीं था, वो उसके सारे अटैक को डॉज करता है, उससे बचते रहता है और एक अटैक जैन को मारते हैं, जिससे कि जैन थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। इसके बाद जैन भी उसको सबक सिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक टॉर्नेडो बनाता है, जिसकी वजह से वो उस कैट गर्ल को नीचे गिरा देता है। वो कैट गर्ल भी समझ जाती है कि अब वो जैन से नहीं जीत पाएगी और इसीलिए वो जैन से कहती है कि वो उसको मारे ना, वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। लेकिन जैन उसके ऊपर तरस खाता है, उससे बोलता है कि अरे बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और फिर जैन वहाँ से जैसे जाने लगता है कि तभी वो कैट गर्ल पीछे से जैन के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहती है कि वो उसके काइंडनेस को याद रखेगी। लेकिन जैन भी चालाक था, वो अपने रिवर्स ब्लेड का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैन को लगता है कि वो लड़की मर गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो लड़की उसको रिवील करके बताती है कि वो सबसे पहले उसके भाई को मारेगी। और तभी रियो वहाँ पर अपेयर होता है और रियो के ऊपर अटैक कर देती है। अब जैन भी इस फाइट को ज्वाइन नहीं करता है, वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो आराम से बैठकर इस फाइट को देखेगा, क्योंकि वो चाहता था कि रियो ग्रेजुएट होने से पहले कम से कम एक फाइट तो लड़ ले। और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने ब्रदर का लास्ट ट्रायल लेगा। और इसके बाद कैट गर्ल रियो के ऊपर काफी सारे अटैक्स करती है, लेकिन उसके सारे अटैक से रियो बच जाता है और रियो उस कैट गर्ल के ऊपर अटैक करता है। उस कैट गर्ल को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए अपने फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इतनी ज्यादा तेजी से रियो के ऊपर अटैक कर रही थी कि रियो अपनी आंख से उसको तो देख भी नहीं पा रहा था और काफी ज्यादा तेजी से आकर रियो के ऊपर काफी सारे अटैक्स करने लग जाती है। और रियो के पास जो उसका वीपन होता है वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये चीज देखकर जैन भी समझ जाता है कि अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है और इसीलिए वो रेडी होता है अपने भाई को बचाने के। कैट गर्ल ने जो रियो के ऊपर अटैक किया था उसकी वजह से रियो नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी उसके फादर ने जो उसको गोल्डन कलर का आइटम दिया था वो नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन रियो उसको पकड़ लेता है। और रियो जैसे उसको पकड़ता है कि एक बहुत तेज सी लाइट चमकती है और वो गोल्डन कलर का आइटम एक्टिवेट हो जाता है और रियो फिर कैट गर्ल के ऊपर उससे अटैक करता है। और वो रेडिएशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि गॉड ऑफ वार के जो 6 रियल में होता है उसकी रेडिएशन वहां तक चली जाती है। वहाँ के लोग भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। 1000 सालों में पहली बार ये गॉड ऑफ वार का रिबॉर्न था। इस तरह हम लोग रियो और उसी कैट गर्ल को देखते हैं। कैट गर्ल रियलाइज करती है रियो बेहोश होने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर चुका है और वो उस वीपन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जैन वहाँ पर आ जाता है और उसको धमकी देता है कि वो उसको मार देगा। और इसीलिए चुपचाप वो उसको ये बताए कि असल में ये गोल्डन बेल क्या है। और जब जैन उस बेल को दोबारा से बजाता है इसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कैट गर्ल अपने आप ही सब कुछ बताने लग जाती है। वो कैट गर्ल रिवील करती है कि असल में ये जो बेल है इससे वॉर गॉड के रिवाइवल होगा और उसको डेमन स्लेयर्स को किल करना होगा ताकि वो सोल फ्रैगमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सके। और तभी वो बेल अपने आप ही घूमने लगती है और जैन के हाथ से छूटकर उस कैट गर्ल के मुंह में घुस जाती है। और तभी वो कैट गर्ल के मुंह में जो गोल्डन बेल चली गई होती है वो उसको बाहर निकालने वाली होती है, जिससे जैन को ये बात तो समझ में आ जाती है कि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और इसीलिए और भागकर वो रियो को बचाने के लिए जाता है, इससे पहले कि वो गोल्डन लाइट फट जाए। और उसी समय दूसरी दुनिया में जो परी होती है उसको रियलाइज हो जाता है कि अब समय आ गया उन लोगों का इंसानों की दुनिया में जाने का, और इसीलिए वो अपने एक साथी के साथ इंसानों की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है। इंसानों की दुनिया में हम जैन को देखते हैं जो अपने भाई रियो को कॉन्ग्रेचुलेशन देता है कि वो अब एक डेमन स्लेयर बन चुका है और उसने अपने स्पेशल वीपन को भी अवेक कर लिया है। और जैसे ही रियो उस डिवाइन को दोबारा से पकड़ता है वो ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है और तभी वहाँ पर वो परी भी आ जाती है। वो परी उससे बोलती है कि वो चीज वो इसको दे दे। ये बात सुन के जैन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जैन काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन फिर भी जैन अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो लड़की जैन को नीचे गिरा देती है और फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जो सेकंड वो इन दोनों के बीच में आ जाती है और उन दोनों को लड़ाई करने से रोकती है। वो जैन को बताती है कि वो उसकी साइड है और फिर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके वो जैन को हील कर देती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस देते हुए कहता है कि मेरा नाम सैरो है और जो दूसरी लड़की है ये है जू ज़ेओबा। सैरो बताता है कि भगवानों के समय पर तुआन जो लीजेंड था उसको गॉड ऑफ रेस के द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था और उसकी बॉडी को 72 पीसेस में अलग अलग फैला दिया गया था, जिससे कि उनको दोबारा से इकट्ठा करके उसको दोबारा से जगाया जा सके। वो आगे इस चीज को रिवील करते हुए बताता है कि डेमन लॉर्ड उसको टारगेट कर रहा है ताकि वो शोन को दोबारा से रीअवेक कर सके और उसको अपना गुलाम बना के इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर सके। रियो को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि वो सही बोल रहा है और इसीलिए वो डिसाइड करता है और इसीलिए वो वैंड उसको दे देता है और अपने बड़े भाई को सॉरी बोलता है कि उसने अपने फादर के गिफ्ट को इस तरीके से
दूसरों को दे दिया। लेकिन तभी जू उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहती है और उसको बताती है कि तुमने तो हमको फेक वैन दे दिया है। रियो भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार वो इस चीज को फेक कैसे बोल रही है, और जैसे ही वो उस वैन को टच करता है वो ऑटोमेटिकली गोल्डन कलर में चमकने लगता है। जू भी देखिए काफी ज्यादा हैरान होती है कि जैसे रियो ने इसको टच किया ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। सैरो जू को बताता है कि असल में कोई अपने सच्चे दिल से इसको छुएगा तो ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, और उसकी पर्सनैलिटी उसके ऑरेंज की तरह ही वर्थलेस है। जू रियो से बोलती है कि अगर वो अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है तो वो उसके साथ आ सकता है। जैन भी अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद ये उसके फादर का प्लान हो सकता है, और फिर ये लोग तैयार हो जाते हैं अपने आगे के सफर के लिए। वो लोग उस वैन का इस्तेमाल करते हैं और वो वैन उन लोगों को एक दिशा बताता है। वो वैली में सामने एक जगह को पॉइंट आउट करता है जो कि उनसे थोड़ी सी दूर पर था, और फिर सैरो अपना होवरक्राफ्ट कैरियर को समन करता है जिसके अंदर ये सभी लोग बैठकर अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। और कुछ घंटों के सफर के बाद इन लोगों को भूख लग जाती है, और जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी इन लोगों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है, और ये बहस काफी जबरदस्त होती है जिसमें ये एक दूसरे की ही बेइज्जती कर रहे होते हैं। उनके होवरक्राफ्ट कैरियर से थोड़ा सा दूर एक लड़की को देखते हैं जो कि बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है, और जैसा ही ऐसा होता है और जैसा कि इनका कैरियर ऑटो पायलट पर था वो ऑटोमेटिकली इस चीज को डिटेक्ट कर लेता है और उससे बचने के लिए, जिसकी वजह से उनका व्हीकल थोड़ी सी दूर जाकर क्रैश हो जाता है। तभी जैन बाहर भाग के जाकर देखता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जैन देखता है कि सामने एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है, उसके पास जाता है तो वो देखता है कि इसको तो काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, तो घायल है, और इसीलिए वो उस लड़की को उठाकर अपने कैरियर में ले आता है। लेकिन जू उसको मना कर देती है कि कोई भी स्ट्रेंजर गर्ल इसके अंदर नहीं आ सकती है। जैन नहीं मानता और उसको अंदर ले जाने लगता है, लेकिन जू उसको कहती है कि एक अनजान जगह पर एक लड़की ऐसे पड़ी हुई है, जरूर ये इसकी चाल भी हो सकती है। हम लोग उसी लड़की को देखते हैं जो कि थोड़ा सा मुस्कुराती है क्योंकि जैन उसके चाल में फंस चुका है। इसके बाद हम लोग कुछ घंटे बाद देखते हैं उसी लड़की को जो कि अब होश में आ गई होती है। जैन तो उससे मजे लेने में लगा होता है, लेकिन जैरो अपने मन में सोचा होता है कि आगे का लड़की है कौन। इसके बाद लड़की इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम जई है, और उन लोगों को बताती है उसके ऊपर एक गुंडों के ग्रुप ने अटैक कर दिया था। इससे पहले वो वहाँ से भाग पाती वो उन लोगों ने उसको काफी ज्यादा घायल कर दिया, और ये सब बताकर रोने लगती है और कहती है कि मेरे को उस डार्क केव में वापस जाना होगा। ये बात सुन के जैन पूरे फुल फॉर्म में आता है और कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कौन है, वो मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तभी रियो उस वैन को निकाल कर दिखाता है जिसको देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो समझ जाती है कि वो सही जगह पर आई है। हम लोग रात का सीन देखते हैं जब ये सभी लोग सो रहे होते हैं। जाई अपनी पावर का इस्तेमाल कर रियो से वो वैन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैर हो जाता है जो कि जस्ट अभी अभी हॉट बात लेकर आया हुआ था। इसको देखकर जाई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन सैरो को तभी रियलाइज होता है कि वो तो गलत रूम में आ गया और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। जाई भी सोच रही होती है कि गलती से कहीं वो किसी पागल खाने में तो नहीं आ गई है। सुबह हो जाती है। जैन जाई को अपनी स्पेशल मूव्स दिखाने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन वो चारों तरफ देखता है वहाँ पर जाई उसको कहीं दिखाई नहीं देती है। जैन कहता है कि लगता है उसको फिर से उन गुंडों के ग्रुप ने दोबारा से किडनैप कर लिया है, और वो कसम खाता है कि वो उसको बचा कर रहेगा। लेकिन तभी वो रियो को देखता है। रियो अपने पॉकेट में चेक करता है तो उसके पॉकेट में वो बैंड होता ही नहीं है। इस तरफ हम लोग जाई को देखते हैं जो कि फाइनली उस केव पर पहुंच जाती है अपनी सिस्टर को बचाने के। उसकी सिस्टर को जिन लोगों ने किडनैप किया था वो उनको वो बैंड दे देती है ताकि वो उसकी सिस्टर को छोड़ दे। वो लोग उसकी सिस्टर को छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ तुम्हारी सिस्टर को छोड़ने के लिए कहा था, और वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जाई भी कमजोर नहीं थी, वो भी अपनी मैजिकल पावर से उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, और फिर जाई के ऊपर भी वो बैंडविथ लोग अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन जाई किसी तरीके से उन लोगों के ऊपर अटैक करती रहती है ताकि वो अपनी सिस्टर को और अपने आप को बचा सके। वो उनमें से जो छोटा सा गुंडा होता है उसके ऊपर अटैक कर उसको तो रोक देती है, लेकिन तभी जो दूसरा बड़ा वाला गुंडा होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, और फिर वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों सिस्टर को एक बैरियर के अंदर ब्लॉक कर देते हैं, और उनसे कहता है कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसके चंगुल से बच सके। इस तरफ हम लोग जैन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस जगह पर पहुंच गए होते हैं। सैरो अपने डिवाइस का इस्तेमाल करके उस केव के अंदर जाने का परफेक्ट रास्ता ढूंढ रहा होता है। जैन सभी लोगों को सजेस्ट करता है कि हम लोगों को दो दो के ग्रुप में अलग अलग जाना चाहिए ताकि हम लोग उन लोगों को जल्दी ढूंढ सके, और ऐसा कहकर रियो और जैन दोनों एक तरफ जाने लगते हैं। और जब वो लोग केव के अंदर जा रहे होते हैं तो रियो यहाँ पर नोटिस करता है कि वो लोग शायद सेम ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं, लेकिन जैन बताता है कि नहीं, उसको जाई की सैंड की महक आ रही है। और फिर सामने वो लोग देखते हैं कि उन दोनों सिस्टर को उन दोनों बैंडविथ ने कैप्चर कर रखा है, और जाई काफी ज्यादा घायल होती है। उसकी सिस्टर उस गुंडे से बोलती है कि वो उसको छोड़ दे, लेकिन उस गुंडे का कुछ और ही इरादा था। लेकिन रियो जाई की सिस्टर को देखते ही काफी ज्यादा गुस्से में आता है और अपनी क्रश को बचाने के लिए लड़ने के लिए आता है, लेकिन जैन उसको रोक लेता है, और तभी जो बैरियर लगा होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो गुंडा जाई की सिस्टर को छूने के लिए जाता है, लेकिन जाई उसके ऊपर अपनी पावर से अटैक करती है, और वो अटैक उस गुंडे को लग भी जाता है जिससे उसके थोड़ा सा चोट लग जाती है, और इस चीज से वो गुंडा और भी ज्यादा
ज्यादा भड़क जाता है और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ग्राउंड में से रॉक्स निकालता है और जेई की सिस्टर उसको बचाने के लिए उसके आगे आती है, जिससे कि उसकी सिस्टर ही मर जाती है। अब ये चीज देखकर जैन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन गुंडों से लड़ने के लिए सीधा डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है। जैन उस गुंडे के ऊपर डायरेक्टली अटैक करता है, लेकिन वो गुंडा भी उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और उसको साइड में उठा के फेंक देता है। रियो भी काफी ज्यादा गुस्से में था और इसीलिए पीछे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर जो छोटा वाला गुंडा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो गुंडा उसके अटैक से बचकर उसी को उठा के दूर फेंक देता है। और तभी यहाँ पर केव में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो असल में यहाँ पर जू आ गई थी, जिसने अपने वीपन की मदद से यहाँ पर ब्लास्ट कर केव के अंदर जाने का एक रास्ता बना दिया था। जू जाई को यहाँ पर देखते ही अपने वीपन से उसकी तरफ अटैक करती है, लेकिन तभी बीच में जैन आ जाता है जो कि इस अटैक को रोक लेता है और जू के इस अटैक को साइड में फेंक देता है, जिससे कि केव में एक और बड़ा सा होल हो जाता है। जू उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो क्या अपना दिमाग खो चुका है, वो कीथ को क्यों बचा रहा है। जैन जू को बताता है कि इसमें जेई की गलती नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी सिस्टर को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। और तभी रियो भी वहाँ पर आता है और वो जू को ऐसा करने के लिए मना करता है। और तभी सैरो नोटिस करता है कि उनके जो एनिमी है उन्होंने अपने आप को बैरियर के थ्रू प्रोटेक्ट कर रखा है। और सैरो उन लोगों को ये भी बताता है कि इन दोनों के पास वो जो फ्रैगमेंट है उनके कुछ हिस्से हैं। और फिर जू उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने वीपन से रेडी हो जाती है, लेकिन जैन उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ और जेई और उसकी सिस्टर को भी ले जाओ, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। और ऐसा कहते ही उन लोगों से लड़ाई करने के लिए तैयार होता है। उसमें जो छोटा गुंडा होता है वो उन लोगों को रोकने के लिए आता है, लेकिन जैन उसको रोकते हुए कहता है कि पहले तुम मेरे से लड़। तभी बड़ा वाला गुंडा डिसाइड करता है कि उसको यहाँ पर अपने लोगों को बुलाना चाहिए और ताली बजाते ही उसके लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर काफी सारे गुंडे इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लोग एक साथ इन लोगों पर अटैक करते हैं, लेकिन सैरो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा टर्नेडो बनाता है, जिसकी मदद से वो एक ही बार में इन सभी लोगों को उठाकर केव से बाहर फेंक देता है। लेकिन वो बड़ा वाला गुंडा फिर से नहीं मानता है और वो ग्राउंड में से फिर से रॉक निकालता है उन लोगों को मारने के लिए, लेकिन सैरो फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को बचा लेता है। और फिर बड़ा वाला जो गुंडा होता है वो जैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन तभी छोटा वाला गुंडा होता है वो अपने नाइफ से पीछे से जैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी जू यहाँ पर आकर उसको बचा लेती है। और फिर सैरो थंडरबोल्ट से इन दोनों को किंग केओंग बैरियर के अंदर ट्रैप करने की सोचता है। और उसमें जो छोटा वाला गुंडा होता है जो उसके ऊपर अटैक कर उसको उस बैरियर के अंदर डाल देती है। और फिर सैरो अपने इलेक्ट्रिक थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करके उस बड़े वाले गुंडे के ऊपर भी अटैक करता है। सैरो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, यहाँ पर हम लोग बाकी संभाल लेंगे। और जब लोग रास्ते में आगे जा रहे होते हैं तभी जेई जो होती है वो रियो को उसका जो सामान होता है उसको वापस देती है, यानी कि वही वैन, और उससे इस चीज को चोरी करने के लिए उससे माफी मांगती है। और जब सैरो केव के अंदर आगे जा रहा होता है कि तभी बड़ा वाला गुंडा यहाँ पर फिर से आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सैरो उसके अटैक से बच जाता है और अपने फायर फ्लेम का इस्तेमाल करके उसके ऊपर उल्टा अटैक करता है। लेकिन वो गुंडा अपने पावर का इस्तेमाल करके उस फायर मैजिक से बचने के लिए अपने आगे रॉक ले आता है और उल्टा वो फायर सैरो के ऊपर ही अटैक करता है। और तभी जू भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो बड़ा वाला गुंडा कहाँ मारने वाला था, फिर से वो यहाँ पर अपने पत्थर का इस्तेमाल करके उन लोगों पर अटैक करता है। और तभी सैरो यहाँ पर अपने वाटर शील्ड को कास्ट करता है, लेकिन वो रॉक उस वाटर शील्ड को ही फाड़ के आगे निकल जाते हैं। और अब इस अटैक से बचने के लिए जू और सैरो एक जंप लगाते हैं ताकि वो इस अटैक से बच पाए। और जू फिर से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो गुंडा उसके इस अटैक से फिर से बच जाता है, क्योंकि उसने अपने रॉक स्पेल का इस्तेमाल करके एक बैरियर बना लेता ताकि वो बच जाए। और उन लोगों को बताता है कि एक तरह से देखा जाए तो उसको मारा नहीं जा सकता, वो अमर है। और तभी सैरो अपने थंडर इलेक्ट्रिकल शॉक का इस्तेमाल कर उसको एक काफी तगड़ा शॉक देता है और उसी समय पर जू भी अपने वीपन से उसके ऊपर अटैक करती है और फिर ये बड़ा वाला गुंडा मर जाता है। और उसके मरते ही जो सोल फ्रेगमेंट होता है वहाँ पर अपेयर होता है, जिसको कि जू अपने पास रख लेती है। केव के बाहर हम लोग जैन और राय को देखते हैं। राय को लगता है कि वो लोग सेफ हैं, लेकिन तभी छोटा वाला जो गुंडा होता है उड़ता हुआ इन लोगों के पास आता है, लेकिन रियो उस चीज को देख लेता है और उसके ऊपर अटैक करके वो साइड में फेंक देता है। और फिर जैन भी इनकी फाइट को ज्वाइन करता है, लेकिन ये छोटा वाला जो गुंडा होता है इस बार अपने फुल फॉर्म में होता है और वो जैन को फुल टक्कर दे रहा होता है। लेकिन जैन भी यहाँ पर कमजोर नहीं था, लेकिन रियो अपने भाई की मदद करने की सोचता है और इसीलिए वो सीधा जाकर जो छोटा वाला गुंडा होता है उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन रियो काफी ज्यादा कमजोर होता है और इसीलिए उसको मारने लगता है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके जैन के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और रियो को भी एक लात मारता है, जिससे कि रियो सीधा अपने भाई के पास जा गिरता है। जैन ये चीज देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बैरियर को तोड़ने में नाकाम रहता है। जैन उस गुंडे को डिस्ट्रैक्ट करने की सोचती है, वो उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो गुंडा उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर जैन भी समझ जाती है कि उसके पास पावर नहीं बची और तभी वो गुंडा जैन के ऊपर एक स्पेल करता है, जिससे कि जैन का शरीर अब धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। और अब जैन को भी लगने लगता है कि वो लोग सभी लोग मारे जाएंगे और इसीलिए अपने ब्रदर से बोलता है कि रायो तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन रियो इस चीज को साफ साफ मना कर देता है और अपने भाई को बचाने के लिए उस बैरियर के ऊपर पंच मारने लगता है। उसके पास जितनी भी ताकत थी वो पूरी ताकत से उसके ऊपर पंच करता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये चीज देखकर उस गुंडे को भी गुस्सा आता है और वो रियो को साइड में उठा के फेंक देता है। और इस मूवमेंट पर रियो को भी रियलाइज होता है कि पूरी एनिमे के हिस्ट्री में वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट मेन कैरेक्टर
कंटेनर है। लेकिन तभी उसके पास जो वैंड होता है वो चमकने लगता है। अब इस चीज को देखकर जैन भी समझ जाता है और वो अपने भाई से कहता है कि उस आयरन को टच करो, और जैसे ही रियो उसको टच करता है वो छोटा सा आयरन फिर से अपनी असली फॉर्म में एक बड़े से बैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और रियो डायरेक्टली उस बैंड से उस बैरियर के ऊपर अटैक करता है जिसमें उसका भाई फंसा हुआ था, और वो बैरियर टूट जाता है। लेकिन इस अटैक से रियो भी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। वो गुंडा उस वैंड को जाके पकड़ता है, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ता है वो ऑटोमेटिकली फिर से वो उस नॉर्मल फॉर्म में आता है। जैन रियो के पास जाता है। रियो अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो फ्री हो चुका है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और अब इस चीज को देखकर जैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गुंडे का हाथ ही काट देता है जिसमें वो आयरन ने पकड़ा हुआ होता है। और अब जैन भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो सीधा जाकर उस गुंडे के ऊपर अटैक करता है। वो गुंडा फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए सारे उसके अटैक को डॉज करने लगता है। और वो गुंडा भी समझ आता है कि जैन इस बार फुल फॉर्म में है। हालांकि वो गुंडा हार नहीं मानता, वो फिर से जैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है। और वो गुंडा भी समझ आता है कि वो बचने वाला नहीं है, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जैन को सब कुछ बता देगा। वो जैन को बताता है कि उसकी जो बॉस है वो उसको ढूंढ रही है और वो कभी नहीं रुकेगी जब तक कि उसको पकड़ नहीं लेती। और तभी उसको बैल की आवाज सुनाई देती है और वो गुंडा मारा जाता है। जैसे वो मरता है तभी उसके शरीर में से जो सेकंड फ्रेगमेंट होता है वो बाहर निकलता है। रात हो जाती है। ये लोग अपने कार में वापस आ जाते हैं। जैन उन लोगों को बताता है कि जैई की सिस्टर को इमोर्टल मैजिक के थ्रू हील नहीं किया जा सकता है, और रियो को लगता है कि इस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और इसीलिए गुस्से में बाहर भाग जाता है। उसके बाहर जाने के बाद सैरो जाई को सजेस्ट करता है कि वो अपनी सिस्टर को जिंग सील में सेव करके रख ले, ताकि जब भविष्य में उसको कोई ऐसा इंसान मिले जो कि उसकी सिस्टर को हील कर सकता है तो वो उसको हील करके दोबारा से अलाइव कर देंगे। और फिर जैई भी मान जाती है, जिसके बाद सैरो उसकी सिस्टर की बॉडी को एक ऑर्ब में कन्वर्ट कर जैई ने जो अंगूठी पहनी हुई होती है उसके अंदर डाल देता है। जैई को भी एहसास होता है कि उसकी सिस्टर अभी भी उसके आसपास है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इसके बाद हम लोग बाहर रियो को देखते हैं, जिसके पास जैन जाता है। रियो उससे कहता है कि वो एक यूजलेस और वीक है और उसको तो वो एंशिएंट रॉड मिलनी भी नहीं चाहिए थी, और वो किसी को भी नहीं बचा पाया। लेकिन जैन उसको कहता है कि नहीं, तुम स्पेशल हो और तुमको अपने पर विश्वास करना चाहिए, और उसकी जो रॉड होता है उसको वापस दे देता है। और अपनी रॉड को लेकर रियो जैसे ही कार के अंदर जाता है, वो जो दोनों फ्रेगमेंट होते हैं वो उस रॉड के अंदर घुस जाते हैं। सैरो उन लोगों को बताता है कि ये जो रॉड है ये इस फ्रेगमेंट्स का कंटेनर है, और तभी जैन इन लोगों के पास आती है और उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहती है। ये बात सुनकर जैन भी काफी खुश हो जाता है, कहता है अरे हाँ, क्यों नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आ जाओ। और फिर अगले दिन ये लोग एक सिटी में पहुंचते हैं। जैन को रियलाइज होता है कि रियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि अब उस रॉड का वजन जो है वो बढ़ गया है, और वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि और आखिरकार अर्थ की तरह उसको यहाँ पर कोई स्पिरिट हीलर कैसे मिलेगा जो कि स्पिरिट मेडिसिन बनाता हो। और तभी ये लोग एक क्लॉथ शॉप के आगे पहुंचते हैं, जिसको देखकर जैन काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिरकार रियो को यहाँ पर ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी। वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर जो दुकानदार होता है इन लोगों को कपड़ा दिखाने लगता है, लेकिन जियो उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, जिस पे वो शॉपकीपर अपने याददाश्त में वापस आता है। फिर इन लोगों को बताता है कि जो लोअर रियलमे के लोग थे उन्होंने कैलेस्टियल रियलमे को जब से सील कर दिया था, और इसीलिए कोई भी इमोर्टल स्टोर पर सालों से विजिट ही नहीं किया। तभी सामने रखी हुई एक टॉय को जैसे ही वो पुल करता है, पूरी जो शॉप होती है वो मेडिसिन शॉप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिर उन लोगों से पूछता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, जिसपे जू उसको बताती है कि उसको यहाँ पर सेंसू बीम्स चाहिए। तभी वो बोतल के अंदर से उस बीम्स को निकालता है, जिसको जू लेकर सीधा जाती है रियो के पास और उसको खिला देती है। और हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।